के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जब अपने ये जो न्यूक्लियस है इससे दूर जाता है, शेल से दूर जा रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है फिर दूर जाता है। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 5 और आज हम देखेंगे इस चैप्टर के रिमेनिंग सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, जिसमें आपका फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है विच इज ऑन पेज नंबर 107। कहा जा रहा है व्हेन इज द वर्क डन अगेंस्ट अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज पॉजिटिव एंड व्हेन इज इट नेगेटिव, प्रोवाइड एग्जांपल्स फॉर ईच केस। कहा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करवाया जाए तो कब वो पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो किस तरह से हम ये बात बता सकते हैं, जैसे सपोज करें कि ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इस जगह पड़ा हुआ है, या यहाँ नहीं लेते यहाँ ले लेते, और कहा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट हम इसको अभी लिफ्ट किया हुआ, इसको हम छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, डाउनवर्ड। हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे ये हमारे पास अर्थ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो सेंटर टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन। तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम जब वर्क डन करवा रहे हैं तो वर्क डन हम अगेंस्ट द फील्ड करवाएंगे। किस तरह से, जैसे ऑब्जेक्ट को मैंने उठा के फोर्स लगाई और ऊपर की तरफ लेके गया, कुछ यहाँ पे, यहाँ ले आया, तो वर्क डन कहाँ हुआ, अगेंस्ट द फील्ड। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क डन हुआ। कैसे हुआ, मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई अपवर्ड और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो मींस मेरी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये रही। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी अभी अपवर्ड कवर हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से ऊपर की तरफ आ गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बना, 0 डिग्री। अगर आप देखें ये रही फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, इनको हम मिलाएंगे तो एंगल बीच में क्या आया, 0। इसका मतलब कि दोनों में जो एंगल है यहाँ पे वो थीटा हमारे पास है 0 डिग्री। और अगर हम यहाँ वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करें, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स कुछ ना कुछ होगी जो मैंने लगाई उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, और कॉस 0, कॉस 0 क्या हो जाता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा वो बराबर होगा एफ और एस के प्रोडक्ट के। फोर्स भी पॉजिटिव वैल्यू है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास जब हम वर्क डन करवाएंगे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। नाउ इसी में एक और कंडीशन लेके आते हैं कि अब सपोज करें अगेन ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ, ऑब्जेक्ट उसी पे जगह पे जहां पहले था, या यहीं ले आते जहां भी ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन पे लेके आ रहे। अब क्या हुआ कि मैंने ऑब्जेक्ट को उठाया और फोर्स लगा के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूं, बट हुआ ये कि ऑब्जेक्ट का मास इतना ज्यादा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं फोर्स तो ऊपर लगा रहा हूं बट ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। कैसे, सपोज करें कि यहाँ पे कोई चीज है, उसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ और उस तरफ से कोई दूसरा बंदा है जो मुझसे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो क्या ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, नहीं, बल्कि मैं पीछे जाना शुरू हो जाऊंगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स बहुत ज्यादा लग रही है। सेम यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ अपवर्ड, ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास इतना ज्यादा है या किसी भी वजह से मेरी फोर्स कम है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा रहा बल्कि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। ऐसे समझे कि लेट सपोज आपको मैंने खड़ा किया और आपके हाथों में मैंने एक ब्लॉक पकड़ा दिया, सही, आप उसको पॉसिबल है उठा लें, उसके बाद मैंने एक और ब्लॉक ला के रख दिया, मैंने फिर एक और ला के रख दिया, अब मुश्किल हो जाएगी, देन एक और ला के रखा, अब क्या होगा, आप फोर्स तो ऊपर लगा रहे बट उनका वेट इतना ज्यादा हो गया कि आपकी फोर्स कम पड़ गई उन्हें लिफ्ट करने के लिए और वो नीचे चले जाएंगे। सेम यहाँ पे भी फोर्स तो मैं ऊपर लगा रहा हूँ बट ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, नीचे, क्यों, मेरी फोर्स कम है या ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर होना शुरू हो जाएगा, डाउनवर्ड। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन। तो अब अगर आप देखें अब एंगल क्या बन रहा है, अब एंगल 180 डिग्री बन रहा है, कुछ ऐसे।
ये हमारी फोर्स और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें अब, तो हमारे पास क्या हो जाएगा W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। एफ एस तो ऐसे ही रहेंगे, फोर्स भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, और थीटा क्या आ जाएगा कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 बराबर होता है -1 के, तो जो वर्क डन आएगा वो क्या हो जाएगा माइनस एफ एस, -1 इंटू एफ एस माइनस एफ एस। तो इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है, यह फील्ड की डायरेक्शन कैसे थी नीचे, हम ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब ऑब्जेक्ट डायरेक्शन जो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है जो कि ये रही, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा। दोनों केसेस में हम अपनी फोर्स के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं जो हम अगेंस्ट द फील्ड लगा रहे थे। इस बात को मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है तो डायरेक्शन क्या होगी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड लग रही है, ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा तो क्या होगा कि वर्क डन पॉजिटिव होगा। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फील्ड अगेन डाउनवर्ड है, ऑब्जेक्ट भी नीचे मूव कर रहा है, हम फोर्स ऊपर लगा रहे थे बट ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, क्यों हमारी फोर्स कम है, तो क्या होगा कि वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों, अब हमारी फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो हम जब भी विद रिस्पेक्ट टू हमारी अपनी फोर्स देखेंगे जो अगेंस्ट द फील्ड लग रही होगी, तो अपवर्ड मोशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड मोशन में वर्क डन नेगेटिव होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें कहा जा रहा है हाउ डज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी अफेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आधा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में हमारा ये क्लियर हो गया। कहा जा रहा है कि वर्क डन जब अगेंस्ट द ग्रेविटी हो, वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क आएगा। दोनों केसेस देख लेंगे। यहां पे देखें ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होगी, इसी केस में देखें ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही होती है दोनों केसेस में ऑब्वियसली, तो यहाँ पे जो वर्क डन है अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे जो वर्क डन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। तो बताना ये है कि हाउ डज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किस तरह इफेक्ट करेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे। तो देखें पोटेंशियल एनर्जी कब आती है ऑब्जेक्ट में, जब भी एक बॉडी अगेंस्ट द फील्ड मूव करती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ अर्थ बनाया था, लेट्स सपोज ये रहा अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होगी डाउनवर्ड टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। अगर हम इस फोर्स के अगेंस्ट मूव करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की बढ़ेगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी है जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू mgh। एब्सोल्यूट की बात नहीं हो रही, रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब हम ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों, जब भी हम किसी भी फील्ड के अगेंस्ट मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। जैसे यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड लग रही है, अगेंस्ट द फील्ड मूव होंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कौन सी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन जब अपने ये जो न्यूक्लियस है इससे दूर जाता है, शेल से दूर जा रहा है, तो इसकी जो एनर्जी है वो बढ़ती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है फिर दूर जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है जो टुवर्ड न्यूक्लियस लग रही है, इलेक्ट्रॉन जब अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो अब हमारे पास वापस यहीं पे आते हैं, क्वेश्चन हमारा 2 है कि अगर वर्क डन करवाया जाए अगेंस्ट द फील्ड तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क आएगा। तो इसमें से कौन सा वर्क डन है जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड हो रहा है, पहला वाला, क्योंकि हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट द फील्ड मूव हो रहा है, तो वर्क डन क्या आया पॉजिटिव। जब भी हम ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करवाते हैं अगेंस्ट द फील्ड तो वो वर्क डन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये लेट्स सपोज मार्क करें,
इस मार्कर पे मैंने फोर्स लगाई और मार्कर को ऊपर ले आया, क्या मेरी एनर्जी यूज हुई? ऑब्वियसली हुई है, तभी तो मार्कर ऊपर आया है। और एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, तो जो मेरी एनर्जी यूज हुई वो कहाँ गई? वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गई एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे यहाँ था, मैं इसको यहाँ ले आया, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की बढ़ गई, क्योंकि मेरी एनर्जी जो यूज हुई वो इसके अंदर आ गई। मैं और ऊपर लेके गया, पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी। जब जैसे जैसे फील्ड से अगेंस्ट मूव करवाता जाऊंगा ऑब्जेक्ट को, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो अब हम ये बात बोलेंगे कि इफ वर्क डन इज पॉजिटिव, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ेगी। या यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे लिखते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूव, या आप नीचे से नोट कर लेना कि मैं वैसे बता देता हूं कि अगर इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। और अगर इसका अपोजिट हो जाए कि ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ फील्ड में मूव कर रहा है, यहाँ क्या था, ऊपर मूव कर रहा था, अब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? देखें, जब मैंने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करवाया, पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ गई। अब जब ये वापसी नीचे आएगा तो ये अपनी वो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर देगा। तो जब ऑब्जेक्ट वर्क डन करेगा अगेंस्ट द फील्ड तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जब ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करेगा, वापसी नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी नीचे है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो क्वेश्चन है 111 पे, 111 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इन व्हाट सिनेरियोज इज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड जीरो एंड व्हाई। कहा जा रहा है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैंने आपको यहाँ टर्म बताई थी रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। एब्सोल्यूट कौन सी होती है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है ये वाली, माइनस जी। आपने इस तरह का एक फॉर्मूला ड्राइव किया होगा, ये आपके पास एब्सोल्यूट है और ये रिलेटिव है। तो अब एब्सोल्यूट की बात की जा रही है, कहा जा रहा है इन व्हाट सिनेरियोज इज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड जीरो एंड व्हाई। कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कब जीरो होगी और क्यों जीरो होगी, ये देखना है हमने। ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ये हमारा जो न्यूमेरिकल है वो है पेज नंबर 111 पे, और इसका हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम देखें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसको आपको ऐसे समझना होगा। लेट्स सपोज ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे पड़ा हुआ है, आपको कहा जाता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। आप कहेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट जीरो है क्योंकि वो सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो mg इंटू जीरो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, जो कि रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है कि हम खुद से सपोज कर लेते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हम खुद से सपोज कर लेते हैं, और इस जीरो के रिस्पेक्ट से हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं कि इस सरफेस से ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर गया, जिस हाइट पे चला गया, लेट्स सपोज यहाँ आ गया, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या होगी, वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी। यहाँ जीरो थी, जितनी ऊपर गई वो इसकी रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो गई। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता कि एक ऑब्जेक्ट अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो उसकी रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यानी कि किसी पॉइंट से अगर मेजर कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जैसे सपोज करें कि मैं कहता हूं कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे से ही डिस्टेंस कितना होगा, या मैं जिस जगह खड़ा हूं इस जगह से कितना डिस्टेंस कवर करे कि वो मेरे तक पहुंच जाए, जीरो। मैं इसी जगह पे खड़ा हूं। लेकिन अगर आपके रिस्पेक्ट से देखे, मैं कहूं कि आप जहां पे हैं वहां से मेरा डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली मेजर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा।
हर स्टूडेंट के रिस्पेक्ट से वो डिस्टेंस अलग होगा, लेकिन मेरी जो पोजीशन है मेरे रिस्पेक्ट से क्या होगा, जीरो। सेम लाइक पोटेंशियल एनर्जी, हमने सपोज कर ली ये वाला जो लाइन है ये सरफेस ऑफ अर्थ, इधर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एक्चुअल में जीरो नहीं है, बल्कि हमने इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से बोल दिया। जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअल वैल्यू हमें प्रोवाइड करती है, और उसके लिए फॉर्मूला होता है Pe इज इक्वल टू माइनस जे एम एम डिवाइडेड बाय आर। इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि ये किस तरह से है कि लेट सपोज ये सरफेस ऑफ अर्थ है, आपको कहा जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी। यहाँ हमारे पास ये जो आर है ये अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होगा। कैपिटल एम जो सेंट्रल बॉडी है उसका मास, यानी कि अर्थ या कोई और प्लेनेट होता वो। स्मॉल एम जो स्मॉल बॉडी है उसका मास। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। नाउ अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो क्या कहा गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब जीरो होगी। देखिए ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देता हूं ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। अच्छा अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाऊंगा तो अपवर्ड मूव करवा रहा हूं, अगेंस्ट द फील्ड क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो गई, फील्ड है ही नहीं, यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं है। जैसे स्पेस में ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं, उड़ रहे होते हैं, उड़ सकते हैं वहां पे, मतलब तो यहाँ पे भी क्या हो कि फील्ड है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है। मैं अब ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ूंगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा, मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करवाना पड़ेगा। तो अगर मैं क्या करता हूं कि यहाँ हमारा अर्थ है और ऑब्जेक्ट को यहां से मैं उठा के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर ले जाना शुरू हुआ, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। लेट्स सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड जो अर्थ की थी वो इतनी जगह में थी, मैं इससे ऊपर ले आया ऑब्जेक्ट को, क्या यहां भी कोई फील्ड होगी, नहीं होगी। क्यों, यहाँ पे सॉरी यहाँ भी क्या कोई फोर्स होगी, नहीं होगी, क्योंकि हम फील्ड से बाहर आ गए। इसको ऐसे समझ लें कि यहाँ एक मैग्नेट है, वो एक खास रीजन तक दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उस रीजन से बाहर चले गए तब नहीं करेगा। सेम यहाँ पे भी अर्थ एक खास रीजन में फोर्स लगा सकते हैं, उस रीजन से बाहर चले गए तो अर्थ फोर्स नहीं लगा सकेगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगी। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गई तो क्या ऑब्जेक्ट की कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि क्या होगा कि अब तो हम फील्ड से बाहर है, अब तो फील्ड के अगेंस्ट मूव नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो जीरो हो जाती है, और हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की जो जीरो हो जाती है। एक तो मैंने आपको ये रीजनिंग से बता दिया कि हम अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएं तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो ये सिनेरियो पता लग गया कि कब जीरो होगी, जब फील्ड से बाहर चले गए। क्यों जीरो होगी, क्योंकि फील्ड से बाहर चले गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रही, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रही तो पोटेंशियल एनर्जी जो एब्सोल्यूट थी वो जीरो हो गई। इसको मैं इस फॉर्मूले से भी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों। ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये बहुत ज्यादा एरिया तक जाती है, यानी कि अर्थ से ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि हम बोलते हैं कि डिस्टेंस इंफिनिटी है, यानी कि हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है, बस है। और इतना ज्यादा डिस्टेंस अगर हो तो, और हम डिस्टेंस यहां से मेजर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लेट सपोज यहाँ है तो डिस्टेंस यहाँ तक का हो गया, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत हद से ज्यादा होता है। जैसे सपोज करें कि हम किसी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से नहीं, छोटी वैल्यू को बड़ी से डिवाइड करते हैं, इस तरह से 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा 0.5। 1 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं 0.33, 1 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं 0.25, 1 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं 0.2, सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं 0.1। जैसे जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी हो रही है हमारा रिजल्ट छोटा होता जा रहा है। सेम ये डिस्टेंस क्या है, ये आर है, आर की वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो जाए, जैसे सपोज करें मैं एक ऐसी एक आखिरी एग्जांपल देता हूँ, 1 डिवाइड बाय 10,000, आंसर आ जाएगा 0.0001। हाँ,
तो कितनी छोटी हो गई वैल्यू, और ये डिस्टेंस तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। और यहाँ पे r डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी कि ओवरऑल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो होगी, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। तो क्या होता है कि अगर हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगी तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, थोड़ी सी ये मुश्किल बात है लेकिन आपको समझनी तो है। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, कहा जा रहा है व्हाट हैपेंस टू द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट मूव्स हायर और लोअर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब कहा जा रहा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड ही सवाल आ गया दोबारा, और ये हमारा इसी का क्वेश्चन 2 है। कहा जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क आएगा, और अगर डाउनवर्ड मूव करे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फर्क आएगा। पहले जब हमने यहां देखा वो रिलेटिव थी, रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी में अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा तो वो बढ़ेगी, डाउनवर्ड मूव करेगा तो वो कम हो जाएगी। एब्सोल्यूट में क्या होगा, एब्सोल्यूट को ना आपको फॉर्मूले से समझना होगा कि फॉर्मूला क्या कहता है। लेट सपोज ये रहा हमारा अर्थ, ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, यहां इसकी कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब अपवर्ड मूव करेंगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहां पे, सही। अच्छा, अभी आर की वैल्यू है ये, सही। ऑब्जेक्ट यहां से कुछ ऊपर चला गया, सेम वही डायग्राम बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, आर की वैल्यू बढ़ गई। आर की वैल्यू बढ़ी तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट सपोज थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि जो टॉप वाली जी एम एम है इसकी वैल्यू है 1, सपोज कर रहे हैं। तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, पीई इज इक्वल टू माइनस, उसकी वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं, सपोज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय आर। यहां लेट सपोज आर की वैल्यू थी 5 और यहां आए आर की वैल्यू बढ़ के हो गई 10, सही। ऑब्जेक्ट ऊपर मूव किया, ये सारी वैल्यू सपोज कर रहे हैं ताकि बात समझ में आए। आर की वैल्यू यहां थी 5, ऑब्जेक्ट ऊपर मूव हुआ तो आर की वैल्यू बढ़ेगी, लेट सपोज बढ़ के 10 हो गई, तो यहां हमने आर की जगह रख दिया 10, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 0.1 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब क्या किया, सेम यही डायग्राम लेते हैं दोबारा, यहां पे ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से हम नीचे ले आए यहां पे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो आर की वैल्यू सपोज करते हैं कि वो आर की वैल्यू हो गई 2 या 3 ले लेते हैं, ज्यादा आसानी से समझ आएगा। अब क्या होगा, पीई इज इक्वल टू, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हमने 1 सपोज किया हुआ है, -1 और आर क्या हो जाएगा 3, -1/3 0.33। अब आप देखें कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। मे भी आपके माइंड में आया 0.33 बड़ा होता है, 0.1 कम छोटा होता है ना, 0.33 बड़ा होता है, 0.1 छोटा होता है, लेकिन साथ में एक माइनस लगा हुआ है। जब माइनस आ जाते हैं तो बात उल्टी हो जाती है, कुछ ऐसे कि लेट सपोज ये रहा 0 1 2 3 नंबर लाइन बना रहा हूं, 4 -1 -2 -3, इस डायरेक्शन में वैल्यूज बढ़ रही है। 0.1 कहां पे होगा और 0.33 कहां पे होगा, 0.1 यहां होगा माइनस का, और 0.33 उससे कुछ पहले होगा। तो 0.1 वाली -0.1 बड़ा है, -0.33 छोटा है, ऐसा ही है ना। इस पे भी वैल्यू निकालते हैं, आपको ये बात फिर समझ आएगी। 5 पे P इज इक्वल टू -1/5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 सपोज की हुई, R की वैल्यू 5, ये आ गया माइनस का 0.2। अब हम ऑब्जेक्ट को यहां से यहां मूव करवाया और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, -0.1। 0.2 बड़ा है या 0.1 बड़ा है, माइनस में वैल्यू, -0.1 बड़ी वैल्यू है, -0.2 छोटी वैल्यू है। इसका मतलब जब हम ऊपर की तरफ मूव हुए तो वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। मींस जब हम अर्थ से अपवर्ड मूव करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, अब
ऑब्जेक्ट यहाँ था, हम नीचे की तरफ मूव करवा दिया, -0.33। पहले था -0.2, अब हो गया -0.33। कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है? अब ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है। इसका मतलब जब हम डाउनवर्ड मूव हुए तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट की जो कम ज्यादा होने वाली बात है वो सेम है। हम अपवर्ड मूव हुए, रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। हम अपवर्ड मूव हुए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी। हम डाउनवर्ड मूव हुए, रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। हम डाउनवर्ड मूव हुए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो गई। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि हमने ये बात बता दी कि कब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और कब कम होगी। हमें यही बताना था कि अगर ये अपवर्ड मूव करे या डाउनवर्ड मूव करे तो क्या होगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करता हूं कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ये जो कैपिटल जी है इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, मासेस भी पॉजिटिव होते हैं, आर भी पॉजिटिव होता है। तो हमेशा जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है उसकी आंसर हमेशा माइनस में आता रहेगा। जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है उसका आंसर कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है, बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की सबसे बड़ी वैल्यू 0 होती है। ऑब्वियस है ना कि लेट्स सपोज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ गया 0। 0 बड़ा है या -0.2? 0 वैल्यू बड़ी है, ये माइनस में, इन सारी वैल्यूज से 0 बड़ा है। तो क्या होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि r की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये ओवरऑल आंसर अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। और यही एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन सारे सवाल एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए थे कि कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, अपवर्ड मूव करेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव, डाउनवर्ड मूव करेंगे तो वर्क डन नेगेटिव। अपवर्ड मूव करेंगे तो अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। डाउनवर्ड मूव करेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर रहे, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। देन जब हम इंफिनिटी डिस्टेंस पर चले जाएंगे अर्थ से तो क्या होगा, वहां फील्ड 0 हो जाएगी। फील्ड 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। और लास्ट के अगर हम अर्थ से दूर जाएंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अर्थ के करीब आएंगे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।